आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 16। तो पापा आप ही चले जाइए ना शादी अटेंड करने, मीटिंग मैं देख लूँगा। नहीं नहीं बेटा तुम ही जाओ। ओके बताइए जाना कब है? कल शाम की फ़्लाइट है, मैंने टिकट करवा दिया है। और हाँ, तुम्हारे साथ अर्जुन भी जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अकेले तुम्हें वहाँ अच्छा तो लगेगा नहीं। बैठे बैठे राघव की आंख लग गई। तभी यहाँ शोभा जी आकर उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा कब तक यहाँ ऐसे बैठा रहेगा? जा जाकर सो जा, रात काफ़ी हो चुकी है। राघव ने आंख खोलकर अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ मैं तो बस दिव्या को देखने और उससे थोड़ी बात करने आया था। बात करते करते पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। वैसे आप क्यों टहल रही हैं? इस वक्त आपको नींद नहीं आ रही क्या? शोभा जी मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। नींद नहीं आ रही है, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं तो कब मेरे लिए बहू लेकर आएगा। 28 का हो चुका है तू, अब क्या बूढ़ा हो जाएगा? तेरे पूरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब शादी करेगा। तब तक शायद मैं भी जिंदा रहूं या नहीं। वो उदास होकर बोली, माँ आप ये कैसी बातें करती हो भला? अरे मरे आपके दुश्मन, आपको तो अभी और 1000 साल जीना है। रही बात मेरी शादी की, तो माँ है, मैं अभी सिर्फ 28 का ही हुआ हूँ, 80 का नहीं जो दुल्हन नहीं मिलेगी। राघव ने मजाकिया लहजे में कहा, हाँ बेटा लेकिन मैं अभी भी जवान नहीं हूँ, पूरी हो रही हूँ, इसीलिए कहती हूँ जल्दी से शादी कर ले, ताकि मरने से पहले कम से कम मैं अपने पोता पोती को देख सकूँ। शोभा जी ने भी बातों को जोर देते हुए कहा, जिससे राघव नाराज होकर खड़ा हो गया। क्या माँ आप बार बार ऐसी बातें करती रहती हो? आप जानती हो ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपके और दादू के अलावा कोई नहीं है मेरा, फिर भी आप मरने की बातें करते हो। इतना कहकर राघव उस कमरे से निकलकर तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद शिप्रा तैयार हुई। उसने अपने सास ससुर को बताया तो उन्होंने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन जब ऑफिस के लिए जा रहा था, उसी समय उसे शिप्रा को भी सुजीत जी के पास छोड़ दिया। अरे अर्जुन बेटा, तुम क्या सिर्फ शिप्रा को पहुंचाने आए हो? रुकोगे नहीं? अर्जुन को जाते हुए देखकर सुजीत जी ने कहा, जो बेड पर लेटे हुए थे। उनको ज़्यादा तो नहीं, हल्का बुखार था। अर्जुन ने कहा, हाँ पापा अभी तो सिर्फ ड्रॉप करने आया था, इधर से ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ, सुजीत जी ने पूछे हुए मन से कहा। अर्जुन उनका आशीर्वाद लेकर निकल ही रहा था कि फिर वो मुड़ा। शिप्रा क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, शिप्रा पापा वो क्या है ना, अभी अभी मुझे याद आया, वो विशाल अंकल ने कॉल किया था कल, कह रहे थे युवराज दिल्ली जा रहा है तो उसके साथ मैं भी चला जाऊं। अर्जुन ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो जब जाने वाले हो? वो नाराज़गी से बोली, सॉरी वो दिमाग से उतर गया, मैंने रात में ही सोचा था कि तुम्हें बताऊं, लेकिन फिर भूल गया। शिप्रा ने मुंह फेर लिया। अर्जुन अब उसे पप्पी छप्पी भी नहीं दे सकता था, कैसे मनाता पापा जी जो थे साथ में। वो निराश होकर बाहर निकल गया। पापा मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर शिप्रा तेज कदमों के साथ अपने पापा को छोड़कर रूम से बाहर निकली। उसने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा लेकिन कोई नहीं था। वो चला गया। क्या ठीक से बात भी नहीं हो पाई? वैसे भी ज़्यादा तो मैं ही उसे परेशान करती रहती हूँ, इसी वजह से भूल गया होगा, और ऊपर से मैं ही उससे नाराज़ हो गई। वो अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए मन में सोच रही थी, तभी पीछे से किसी ने कहा, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रही हो? शिप्रा ने पलटकर देखा तो अर्जुन खड़ा था। शिप्रा रुक कर बोली, अर्जुन तुम गए नहीं हो? तुम ऐसे नाराज़ हो तो कैसे चला जाता? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ऐसे ही उदास सा चेहरा देखकर ऑफिस जाऊंगा तो काम में मेरा मन लगेगा? काम में कम और तुम्हारा उदास चेहरा बार बार याद आता रहेगा। शिप्रा अपने हाथों की घड़ी बांधकर खड़ी हुई और नज़ाकत से बोली, अच्छा तो फिर बताओ क्या करोगे, अब कैसे मनाओगे? अच्छा दादाजी मैं चलता हूँ, बाय माँ। कहकर राघव ने अपने दादाजी और माँ का आशीर्वाद दिया। उसने सोफे पर रखा अपना बैग उठाया और टेबल से गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर निकल गया। शोभा जी जाते हुए राघव को देखकर मुस्कुरा रही थी। मनीष जी ने कहा, राघव बिल्कुल अपने पापा की तरह ही है ना शोभा, बिल्कुल उसी की तरह ख्याल रखता है सबका। शोभा जी मनीष जी की तरफ मुड़कर बोली, जी हाँ बाबूजी, मुझे भी राघव में उसके पापा की छवि नजर आती है, कितने मन से ऑफिस का काम संभाल रहा है। अर्जुन ने आगे बढ़कर जल्दी से शिप्रा के गाल को चूम लिया, क्योंकि शिप्रा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही शिप्रा ने अर्जुन की ओर चेहरा घुमाया, अर्जुन किसी बच्चे की तरह कान पकड़कर खड़ा था, जैसे स्कूल में टीचर सजा देते थे और बच्चे कान पकड़कर खड़े रहते। प्लीज़ यार शिप्रा माफ़ कर दो, सच्ची में मैं भूल गया था। तुम कहो तो मैं युवराज को मना कर दूंगा, और तुम तो जानती ही हो अपने युवराज को, वो कुछ नहीं बोलेगा।
मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ अर्जुन, क्योंकि युवराज तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे पहले आया है और इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ऐसे कैसे रोक सकती हूँ? तुम ज़रूर जाओ। मैं तो बस इसीलिए नाराज़ थी क्योंकि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अभी भी नाराज़ हो क्या? शिप्रा ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाई। ओके, फिर मैं चलता हूँ। कहकर अर्जुन जाने को तैयार हुआ तो शिप्रा ने फिर से उसे टोकते हुए कहा, वैसे कब वापस आओगे दिल्ली से? पता नहीं, कहकर अर्जुन चला गया। शाम को फ्लाइट थी, इसीलिए अर्जुन लंच टाइम में ही ऑफिस से निकलकर घर आने लगा। जैसे ही उसकी गाड़ी मार्केट के पास पहुंची, उसने साइड मिरर में देखा जानकी जी और सुरभि रास्ते पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहे थे। युवराज ने उन्हें देखकर जल्दी से अपनी गाड़ी रोककर हड़बड़ाते हुए सीट बेल्ट खोली। गाड़ी से उतरकर वो उन दोनों के पास चला गया और दोनों के पाँव छुए। कैसी हो माँ? युवराज ने जानकी जी से पूछा। ठीक ही है बेटा, चलिए मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। युवराज ने उनके हाथों से थैले लेते हुए कहा, लेकिन जानकी जी ने थैलों को वापस अपने हाथ में पकड़कर कहा, नहीं युवराज, हम ऑटो से चले जाएंगे। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना। वैसे भी अब तो श्रद्धा है नहीं, तो हमारे घर आकर क्या करोगे? माँ, मैंने सिर्फ आपको श्रद्धा की वजह से ये शब्द नहीं कहे हैं, बल्कि माँ की तरह आपको मानता भी हूँ। और श्रद्धा नहीं है तो क्या हमारे बीच का जो माँ बेटे का रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा, मरते दम तक। तो अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या आपका ये बेटा आप लोगों को घर पहुंचा सकता है? युवराज ने इतने हक से कहा कि जानकी जी मना नहीं कर पाई। जानकी जी और सुरभि युवराज की गाड़ी में बैठ गई। युवराज गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। ऑफिस में अपने कैबिन के अंदर बैठे राघव का मन आज काम में ही नहीं लग रहा था। वो झुंझला कर बोला, क्या हो रहा है आज मुझे? क्यों मैं आज दिव्या के बारे में सोच रहा हूँ? क्यों मेरा मन ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा है? जबकि मैंने उसे देखा है, उसने कभी आँख खोलकर देखा तक नहीं है। लेकिन जब वो मुझे मिली, दुल्हन की तरह तैयार थी। क्या उसकी शादी होने वाली थी? अगर ऐसा था तो इसके घरवाले से ढूंढ क्यों नहीं रहे? जबकि आज 3 साल बीत चुके हैं। राघव उस दिन को याद करने लगा। फ्लैशबैक। उस दिन राघव और उसके दादाजी किसी काम के सिलसिले में रामगढ़ गए हुए थे। उनका काम अच्छे से निपट गया था, इसीलिए दोनों बहुत खुश थे। राघव गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने बाहर की तरफ बीच में रास्ता और दोनों की ओर घने जंगलों को देखकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आपको ऐसे जंगलों को देखकर क्या ख्याल आता है? मनीष जी ने हंसकर जवाब दिया, ख्याल क्या है बेटे, मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया? राघव ने सवालिया निगाहों से देखा, जैसे पूछ रहा हो। सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आते थे तो फिर और क्या करने आते थे? मनीष जी ने कहा, मैं तो अक्सर यहाँ इन हरे भरे पेड़ पौधों की हरियाली और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखने आता हूँ। ओह, कहकर राघव ने फिर से ड्राइविंग की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही दूर पहुँचने के बाद मनीष जी ने कहा, रुको रुको रुको। राघव ने अचानक के जोर से ब्रेक मारकर लंबी सांस लेते हुए अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ दादाजी? आपने ऐसे अचानक बीच रास्ते पर गाड़ी क्यों रुकवाई है? चाहते क्या है आप? मनीष जी ने राघव के कंधे को थपथपाकर बोले, अरे बरखुदार, तुम डरो मत, तुम्हें जंगली जानवरों का शिकार नहीं बनने दूंगा। चलो गाड़ी से उतरो। लेकिन क्यों दादाजी? यहाँ इस जंगल में क्या करोगे? आप देख रहे हो ना कितना घना जंगल है, आपको डर नहीं लग रहा है? मनीष जी गाड़ी से राइफल निकालकर राघव को जंगल के अंदर लेकर गए। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट, कहीं आप मुझे जंगल के बीच में ले जाकर गोली तो नहीं मारने वाले हैं? छोड़िए, मैं नहीं जाऊंगा। बचाइए बचाइए, कोई है? बचाइए, ये बुढ़ऊ पागल हो गया है। कोई तो सुनो इस मजबूर बेसहारा लड़के की आवाज़। अरे बचाओ। ओह कम ऑन राघव, अपनी नौटंकी बंद करो और सामने का नज़ारा देखो। मैं तुम्हें इस नदी को दिखाने लाया हूँ। हालांकि ये मानसूनी नदी है और इसीलिए इस समय इसकी धारा प्रवाह कम है, लेकिन फिर भी देखो जंगलों के बीच कितनी खूबसूरत लग रही है। वाओ, राघव के मुंह से निकला। वाकई में दादाजी, ये जगह तो काफ़ी खूबसूरत है। राघव चारों तरफ नज़र घुमाते हुए देख रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र कुछ दूरी पर पड़ी, कुछ लाल से कपड़े पर पड़ी। मनीष जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, इसीलिए राघव उन्हें बिना कुछ कहे उस लाल दिख रही चीज़ के करीब जाने लगा। और जब उसके करीब पहुंचा तो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दादाजी, दादाजी, यहाँ आइए। मनीष जी राघव की आवाज़ सुनकर जल्दी से उस तरफ दौड़े। वो भी एकदम हैरान रह गए। उन्होंने उसकी नज़र नब्ज़ टोल कर देखी तो चल रही थी। राघव बेटा, जल्दी से इसे उठाओ, हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जी दादाजी, राघव ने कहा और उसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा।
हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन उसके सर पर गहरी चोट लगने के कारण उसे होश ही नहीं आया। डॉक्टर ने कहा ये कोमा में जा चुकी है। अब इन्हें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, कौन है, कहाँ की है और इस हालत में। इसीलिए वापस आते वक्त के लोग उसे अपने साथ दिल्ली लेकर आ गए। सर, आपने ये फाइल मंगवाई थी। पियोन की आवाज़ से वो अपनी यादों से बाहर आया। ठीक है, टेबल पर रख दो, और हाँ, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। युवराज शांति से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पीछे बैठी जानकी जी ने जब आईने में ड्राइविंग कर रहे युवराज को देखा, उनके मन में ख्याल आने लगा। वो दुखी हो गई युवराज के लिए। पता नहीं युवराज कि तुम श्रद्धा से किस घड़ी में मिले थे। मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते थे और शायद आज भी करते हो। अचानक ही जानकी जी ने युवराज से पूछ लिया, युवराज, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हो? कब तक उसकी याद में खुद को बांध कर रखोगे? युवराज जब भी जानकी जी से मिलता, वो ऐसे ही उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कहती थी। युवराज ने हल्का हंसकर कहा, क्या फ़ायदा है माँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल भी कर लूँ तो, क्योंकि मेरे सीने में तो एक ही दिल है और उसे मैं 3 साल पहले ही किसी के नाम कर चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं जिसे दूसरों को दे सकूँ। मेरी ज़िंदगी में श्रद्धा की जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। दुनिया की कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो मेरी ज़िंदगी में उसकी कमी को पूरा कर सके। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ उसी को चाहूँगा। क्या हुआ अगर वो मेरे साथ नहीं, मेरे पास नहीं है? उसकी यादें तो है ना, जो काफ़ी है मेरे लिए जीने के लिए। उन्हीं के सहारे जी लूँगा, लेकिन उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दूँगा। जानकी जी मन में बोली, लेकिन मैं उसके लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देख सकती बेटा। मेरी तो बस अब एक ही प्रार्थना है, भगवान से कि जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी में वो लड़की आ जाए जो तुम्हें सारी खुशियाँ दे सके जो मेरी बेटी नहीं दे पाई। वो भी जहाँ है यही चाहती है कि तुम खुश रहो, इस तरह उसकी यादों में ना रहो। जल्दी ही युवराज ने उन्हें घर पहुँचा दिया। जानकी जी के बहुत कहने के बाद वो अंदर आने के लिए राज़ी हुआ। अंदर आकर मनोज जी और सुनीता जी के पांव छूकर बैठा ही था कि हर्ष सीढ़ियों से उतर रहा था। युवराज को देखकर हड़बड़ा गया, क्योंकि वो फ़ोन पर किसी से चैटिंग करते हुए आ रहा था। आप यहाँ, कहकर वो उसके बगल में बैठ गया। युवराज ने कहा। तभी हर्ष के फ़ोन पर मैसेज आया, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, कहकर हर्ष बाहर चला गया। माँ, क्या मैं ऊपर श्रद्धा के कमरे में जा सकता हूँ? युवराज ने ऊपर जाने की इजाज़त मांगी। जानकी जी ने एक बार मनोज जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में इशारा कर दिया। दरअसल युवराज पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन आज पहली बार था जब उसने श्रद्धा के कमरे में जाने की इच्छा व्यक्त की। वो उठा और सीधे श्रद्धा के कमरे तक पहुंचकर ही रुका। दरवाज़ा खोलकर उसने अपना कदम अंदर बढ़ाया। जब श्रद्धा थी तब भी, और ना ही उसके जाने के बाद युवराज उसके कमरे में कभी गया था। पता नहीं आज अनायास से उसका मन हुआ जो पहली बार श्रद्धा के कमरे में आया। हर तरफ उसे श्रद्धा की तस्वीरें दिख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे कमरे के हर कोने में तुम्हारी खुशबू बिखरी है। मैं चाहता था ऐसे ही खुशबू मेरी ज़िंदगी में आकर तुम बिखेरो, लेकिन इससे पहले ही तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें एहसास भी है कि कैसे जी रहा हूँ मैं? पल पल तुम्हारी यादों में मर रहा हूँ। श्रद्धा, प्लीज़ वापस आ जाओ ना। तुमने क्यों बचाया मुझे? अगर मरना ही था तो मुझे भी मरने देती ना। श्रद्धा, प्लीज़ वापस आ जाओ ना, प्लीज़। एक श्रद्धा की एक तस्वीर को सीने से लगाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। तुम्हारे बिना मैं जिंदा तो हूँ, मगर सिर्फ सांसें चल रही हैं। सोता हूँ तो ख्वाबों में, जागता हूँ तो ख्यालों में, रोता हूँ तो आंसुओं में तुम नज़र आती हो। क्यों मुझे छोड़ कर गई हो ताकि तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाऊँ? आई हेट यू श्रद्धा, आई हेट यू। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो जैसे ही पलटा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। युवराज ने उसे गले लगाकर कहा, श्रद्धा, तुम वापस आ गई। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारा युवराज तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्यों छोड़कर चली गई थी तुम मुझे? मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। आई हेट यू। युवराज दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई। युवराज आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगा। श्रद्धा उसके पास आई। उसने श्रद्धा को गले लगाया। ये सब सिर्फ उसके ख्याल थे। जी भैया। युवराज ने श्रद्धा की तस्वीर को वापस रख रवि की तरफ देखा। और कब तक तुम यहाँ अपने आंसू बहाओगे? तुम्हारे आंसू बहाने से वो वापस नहीं आ जाएगी युवराज। चलो, मौसी तुम्हें नीचे बुला रही है। युवराज रवि के पीछे पीछे श्रद्धा के कमरे से बाहर निकल गया। माँ, मुझे शाम को फ़्लाइट पकड़नी है दिल्ली के लिए, तो मैं अभी चलता हूँ। मौका मिलेगा तो दोबारा ज़रूर आऊँगा। वो फिर से उनसे आशीर्वाद लेकर निकल गया। शाम को उसकी फ़्लाइट की दिल्ली की, तो उसने अर्जुन को कॉल करके सीधे एयरपोर्ट आने को कहकर खुद भी निकल गया।
अर्जुन जाने से पहले एक बार शिप्रा से मिलने गया था और अपने साथ एक बड़ा सा टेडी बियर भी ले गया था। उसने उस क्यूट से टेडी बियर को शिप्रा के हाथों में थमाते हुए कहा, ये लो बीवी जी, मेरे दिल्ली से आने तक तुम इसे तंग कर लिया करना। मैं जानता हूँ अगर तुम मुझे एक बार तंग ना कर ले तो तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जाता, इसीलिए मैंने बहुत सोचकर इसे प्यारे से टेडी बियर को लिया है। बिल्कुल मेरी तरह प्यारा सा और हाइट भी मेरी तरह है, नहीं बस थोड़ा सा छोटा है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा काम इससे भी चल जाएगा। शिप्रा ने जल्दी से टेडी को अर्जुन के हाथों से छीन लिया और मुस्कुराकर कहा, अब तुम जा सकते हो। अरे जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जब इससे बातें करने को कहा है ना मैंने, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ फिर भी तुम इसे किस कर रही हो? तुम्हें अपने पति पर ज़रा सा भी प्यार नहीं आता? शिप्रा ने झट से उसके गाल पर भी किस किया और जल्दी से अंदर भाग गई। अर्जुन ने उस गाल पर मुस्कुराते हुए हाथ फेरा। युवराज एयरपोर्ट पर अर्जुन का वेट कर रहा था कि इतने में अर्जुन पहुँच गया। क्या हुआ, इतनी बेसब्री से मेरा इंतज़ार किया जा रहा है? युवराज ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर कहा, तो तुम्हें क्या लगता है और किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? तभी उन दोनों के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। दोनों प्लेन के अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी फ़्लाइट दिल्ली में लैंड हो गई। अर्जुन ने बैग पकड़ते हुए कहा, भाई अब किधर जाना है बता? रुक, मैं पापा को कॉल करके पूछ लेता हूँ, युवराज ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए कहा और विशाल जी को कॉल लगाकर धीरेन जी के घर का एड्रेस मांगा। युवराज ने फ़ोन को वापस जेब में रखकर अर्जुन से कहा, यार अर्जुन, शादी के फंक्शन तो कल नहीं बल्कि परसों से स्टार्ट होनी है, तो फिर पापा ने हमें पहले ही क्यों भेज दिया? और इस तरह पहले ही जाकर डेरा जमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। चल आज हम होटल में रुकते हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है, चल आज की रात होटल में रुकते हैं, फिर कल का कल देखेंगे। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ने लगा। वो मस्त अकेले अकेले बात करते हुए चला जा रहा था। उसे लगा जैसे युवराज उसके साथ चल रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। युवराज बिल्कुल धीमे कदमों से चल रहा था। युवराज, तू अपने एंगेजमेंट होने के 3 साल बाद आज दिल्ली आ रहा है ना? उस समय यहाँ पवन के आदमियों ने जो तुम्हारे साथ किया था ना, कसम से बोल रहा हूँ युवराज, अगर मैं होता ना तो जिंदा गाड़ देता कमीनों को। और वो मीरा जो खुद को फ्रेंड कहती थी हमारी, तुझे पाने के लिए कैसी घटिया हरकत कर दी। अर्जुन बोले जा रहा था लेकिन युवराज की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। उसने युवराज को बगल में देखा तो युवराज था ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवराज उससे 10-15 कदम पीछे जैसे किसी चीज़ में खोए हुए चल रहा था। हे युवराज, क्या हुआ? तू ऐसे चींटी की तरह रेंगते हुए क्यों चल रहा है भाई? जल्दी होटल चल ना, मुझे आराम करना है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस आकर अर्जुन के साथ कदम मिलाकर चलने लगा। कुछ ही देर में दोनों होटल रूम के अंदर थे। जिस कमरे में दोनों रुके थे वहाँ कमरे में एक छोटी सी बालकनी थी। युवराज वहीं पर जाकर शांत सा खड़ा हो गया। अर्जुन जब नहाकर बाहर निकला तो युवराज कमरे में नहीं था। वो उसको ढूंढते हुए बालकनी में जा पहुंचा। उसने युवराज के बगल में खड़े होकर कहा, क्या बात है युवराज, जब से तूने दिल्ली में कदम रखा है तब से तुझे नोटिस कर रहा हूँ। ये तेरे चेहरे पर खामोशी और कहीं खोया खोया सा लग रहा है। बता, हुआ क्या है तुझे यहाँ आने के बाद? युवराज ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मुझे भी नहीं पता अर्जुन, लेकिन यहाँ उतरते ही मुझे अजीब सा लगा। इन हवाओं में मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई, उसके होने का एहसास हुआ। युवराज, मैं जानता हूँ तेरा प्यार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन भाई वो अब नहीं है। श्रद्धा हमें छोड़कर जा चुकी है, तू समझता क्यों नहीं है? वो मर चुकी है भाई। युवराज ने गुस्से में कहा, देख एक बार बोल दिया सो बोल दिया, अब कभी दोबारा ये मत कहना कि वो मर चुकी है। पहले फूल समझकर माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ, मेरा ये दिल जानता है कि मेरी श्रद्धा आज भी जिंदा है। हाँ कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन वो है। देख लेना, एक ना एक दिन वो मुझे ज़रूर मिलेगी। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ और भगवान से दुआ करूँगा अगर वो है तो जल्द ही तुम्हें मिल जाए। तेरा विश्वास सच हो युवराज, चल अब आराम कर। युवराज ने मन में कहा, जिन हवाओं में तेरी खुशबू है खुली, आज आकर वो मेरी सांसों से मिली। वो लेकर आई थी संदेशा तुम्हारा, दोबारा अब जल्द होगा मिलन हमारा। जो मोहब्बत रह गई थी अधूरी, वक्त आ चला उसे करने को पूरी। मैं जानता हूँ ये ख्याल, ये चेहरे पर मुस्कान तुम्हारी ही वजह से आई है। तुम हो, ये मेरा दिल कह रहा है मुझसे। सुबह सुबह पूजा करने के बाद अनामिका जी बुआ के लिए उनके कमरे में ही प्रसाद पहुंचाने गई, क्योंकि उन्होंने कहा था आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे वो बुआ के कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। बुआ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बुआ ने लगभग रुआंसी आवाज़ में कहा, बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है, पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगा तू। मुझे भी यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तू बता कहाँ पर है, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तभी अनामिका जी अंदर आ गई। जीजी आप कैसी बातें कर रहे हो, आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं। तो क्या करूँ अनामिका भाभी, मैं यहाँ होकर भी नहीं रहती।
मेरा ध्यान बार बार सिर्फ पवन पर ही जाकर रुक जाता है। 3 साल से अपने की सज़ा भुगत रहा है। भाभी प्लीज़, अब आप भैया से बात कीजिए ना, उन्हें कहिए पवन को वापस बुला लें। उन्होंने अनामिका जी के सामने हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। अनामिका जी उनका चेहरा देखकर पिघल गई। उन्होंने बुआ के हाथों में प्रसाद देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं विशाल जी से बात करती हूँ। आप फ़ोन करके प्लीज़ पवन को बुला लीजिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। राघव दिव्या से मिलकर नीचे उतर रहा था। उसने देखा शोभा जी पूजा का सामान लेकर खड़ी इधर उधर देख रही थी। राघव ने नीचे उतरकर कहा, क्या हुआ माँ, आप किसे ढूंढ रही हैं? शोभा जी सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, हाँ राघव, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, चलो मेरे साथ मंदिर। लेकिन माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप किसी ड्राइवर को ले जाओ ना। शोभा जी कड़े शब्दों में बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है राघव, और मैं किसी भी ड्राइवर के साथ मंदिर नहीं जाऊंगी सिवाय तेरे, समझा? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, सो बस जल्दी से आ जा। शोभा जी के निकलते ही राघव उनके पीछे दौड़ा। उसने गाड़ी निकाली, दोनों मंदिर के लिए चले गए। अर्जुन उठ जा यार, कब से बोल रहा हूँ उठ जा, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर तू फिर भी नहीं उठा तो बाद में जो तेरे साथ होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। अर्जुन के ऊपर उसकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ। वो अभी भी खोड़े बेच कर सो रहा था। 2 मिनट पूरे हो चुके थे लेकिन अर्जुन बाबू उठे नहीं। युवराज ने टेबल पर रखा हुआ पानी से भरा जग उठाया और सीधे अर्जुन के ऊपर डाल दिया। बाढ़ आई, चिल्लाते हुए वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। युवराज उसको इस तरह से देखकर मुंह दबाए हंसने लगा। क्या हुआ, बाढ़ आई थी क्या? युवराज ने कहा तो अर्जुन गुस्से से उसको घूरने लगा। फिर तुनक कर बोला, क्यों पानी डाला तूने? अच्छे से भी तो उठा सकता था ना, पानी डालने की क्या ज़रूरत थी? कमीने कहीं से, कहकर वो अपने कपड़ों को झाड़ने लगा। युवराज ने अपना जैकेट उठाया और उसने कपड़े झाड़ रहे अर्जुन को कहा, सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, अगर तू तैयार होकर नीचे नहीं आया ना तो समझ जाना। इतना कहकर युवराज मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। अर्जुन को युवराज की मुस्कुराहट देखकर चिढ़ हो गई। वो जल्दी से नहाकर तैयार हुआ। युवराज बाहर गाड़ी के पास इधर से उधर चलते हुए घड़ी को देखकर मिनट गिन रहा था। सिर्फ 5 ही सेकंड्स बचे थे, इतने में अर्जुन दौड़कर वहाँ छलांग लगाकर पहुँच गया भाई, पहुँच गया। वो जल्दी जल्दी सांस अंदर बाहर करते हुए बोला, चलो। गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनामिका जी की बात सुनकर विशाल जी उन पर भड़क उठे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम अनामिका, ये जानते हुए भी कि उस पवन ने क्या किया था हमारे युवराज के साथ? अनामिका जी शांतिपूर्वक बोली, मैं मानती हूँ कि पवन ने बहुत गलत किया था युवराज के साथ, लेकिन वो तब की बात है, 3 साल बीत चुके हैं उस बात को। 3 साल बहुत होते हैं किसी को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए। क्या पता अब तो बदल गया हो, उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो सुधर गया हो। लेकिन अनामिका जी उनकी बात को काटते हुए बोली, लेकिन क्या विशाल जी, आपने पवन को तो घर से निकाल दिया, लेकिन क्या आपने बहन और पवन की माँ के बारे में सोचा? आपने ये सोचा कि पवन के बिना कैसे जी रही हैं वो? पवन चाहे जैसा भी हो आखिर आपका भांजा है, रोज़ याद करती हैं जीजी पवन को। आज मैंने सुना, कह रही थी कि वो भी पवन के पास चली जाएगी। विशाल जी चौंके, ये क्या कह रही हो अनामिका? जीजी ने ऐसा कहा? हाँ, उसकी वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मैं पवन से बात करता हूँ, कहकर वो कमरे से निकलकर हॉल में आ पहुँचे। युवराज को रास्ते में ही एक मंदिर दिखाई दिया, जहाँ इतने अभी भक्त नहीं थे। युवराज ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। अर्जुन ने परेशान होकर कहा, क्या हुआ तुझे? मंदिर देखकर क्यों गाड़ी रुकवा ली तूने? तू जानता है ना, फिर क्यों पूछ रहा है? अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा, मैं अकेले ही जा रहा हूँ, कहकर युवराज ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी से उतरकर कुछ कदम चलकर ही मंदिर की सीढ़ियाँ थी। युवराज ने अपने जूते उतारे और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो शिव जी का मंदिर था। ऊपर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर की परिक्रमा की। उसने हाथ जोड़कर मन में कहा, हे भोलेनाथ, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी श्रद्धा कहाँ है। आपने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब बस कीजिए, मिला दीजिए मुझे श्रद्धा से। वो मरी नहीं, जिंदा है, क्योंकि मेरी सांसें उससे जुड़ी हुई हैं और अभी भी चल रही हैं। जब मेरी सांसें नहीं रुकी, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है, तो उसकी सांसें कैसे थम सकती हैं? प्लीज़ भोलेनाथ, मिला दीजिए मुझे उससे। मंदिर के पुजारी ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक फूल दिया। वो जैसे ही आने के लिए मुड़ा, उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, भगवान, मैंने सुना है कि तेरे दर पे आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आज मैं भी अपना खाली थैला लेकर आई हूँ, एक उम्मीद लेकर आई हूँ। हमारी दिव्या को जल्दी से ठीक कर दीजिए। वो कब से अपनी आंखें नहीं खोल रही है, ना किसी से बात करती है, बस सालों से बेड पर लेटी रहती है। कृपया कीजिए उस पर भगवान, कृपया कीजिए। तभी पंडित जी ने कहा,
आप परेशान मत होइए बहन, आपकी प्रार्थना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। युवराज भी उनकी तरफ बढ़कर बोला, हाँ आंटी, आप परेशान मत होइए, आपकी दिव्या ज़रूर ठीक होगी और जल्दी से जल्दी उठ खड़ी होगी अपने पैरों पर। पुजारी ने शोभा जी को भी मंदिर में चढ़ाया हुआ फूल दिया। शोभा जी ने युवराज के चेहरे को देखकर कहा, परेशान तो बेटा तुम भी नजर आ रहे हो, क्या बात है, तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? आंटी, ये दुनिया तो है ही सुख और दुख का सागर, और फिलहाल मैं दुखों के सागर में बह रहा हूँ। वो दोनों साथ में ही सीढ़ियाँ उतर रहे थे। युवराज ने देखा एक आदमी सड़क पर खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा है। उसे ख्याल ही नहीं था कि उसके पीछे एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है। सब चिल्ला रहे थे, साइड हो जाओ, लेकिन उसे तो जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। पुजारी का दिया हुआ फूल युवराज ने शोभा जी की थाली में रखा और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। इससे पहले कि ट्रक उसे टक्कर मारता, युवराज ने फुर्ती से वहां पहुंचकर उसे सड़क के एक तरफ धक्का दे दिया, जिससे वो शख्स एक और गिर गया। युवराज भी उसके बगल में गिर गया और उसे हल्की सी चोट लग गई। अर्जुन सामने नल से बोतल में पानी भरने गया था, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ देखी वो दौड़ पड़ा। राघव ने खुद को संभाला। उसने जाकर युवराज की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप ठीक तो हैं जनाब? हाँ मैं ठीक हूँ। युवराज ने भी अपना हाथ उसे देकर सहारा लिया। जब वो खड़ा हुआ तब राघव ने उसके चेहरे को देखकर हैरानी से कहा, तुम युवराज हो ना, युवराज सिंह राठौर? युवराज ने भी उसे देखकर कहा, और तुम राघव सक्सेना, सही कहा ना? तुम दोनों ठीक तो हो बेटा? शोभा जी उनके पास आकर बोली, लेकिन उन दोनों के बात करने के अंदाज को देखकर कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शोभा जी के साथ साथ अर्जुन भी जवाब जाने के लिए कान लिए हुए खड़ा था। राघव ने हंसकर कहा, हाँ माँ, मैंने एक बार बताया था ना, 3 साल पहले मैंने एक लड़के को हॉस्पिटल पहुँचाया था, यही था वो युवराज सिंह राठौर। युवराज ने उनके सामने हाथ जोड़े, उस दिन मैंने तुम्हें बचाया था और आज तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैं हिसाब ऐसे ही बराबर नहीं करूँगा, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। शोभा जी, बिल्कुल, लेकिन युवराज ने कहना चाहा, लेकिन राघव ने एक ना सुनी और युवराज ने गाड़ी को वापस होटल भेज दिया। उसके बाद युवराज और अर्जुन को लेकर घर पहुंचा। युवराज को दिल्ली आते ही एक अपनेपन का एहसास महसूस हुआ था, लेकिन अब जैसे ही उसने सक्सेना हाउस के मेन डोर पर कदम रखा, उसकी धड़कनें थोड़ी तेज़ हो गई। वहीं ऊपर दिव्या के पास बैठे मनीष जी ने देखा दिव्या के उंगलियों में मूवमेंट हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ और कमरे से भागते हुए निकलकर बाहर आकर कहा, अरे राघव, आज उसकी उंगलियों में हलचल हुई। राघव ने कहा, क्या दादाजी, आप सच बोल रहे हैं? क्या सच में ऐसा हुआ? दिव्या की उंगलियों में सच में हलचल हुई? हाँ राघव, मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी से राघव और शोभा जी भागते हुए दिव्या के कमरे की तरफ गए। अंदर जाते ही राघव ने दिव्या की हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, दिव्या, क्या दादाजी जो कह रहे हैं वो सच है? तुमने अपनी उंगलियों को हिलाया था, क्या? बोलो ना। दिव्या, क्या तुम मेरी बातों को सुन पा रही हो? तब इस बार भी दिव्या की उंगलियों ने दोबारा से हरकत की। ये देखकर राघव के चेहरे पर जो खुशी आई उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। उसके पैर वहाँ पर टिक नहीं रहे थे, वो खुशी से झूम उठा। शोभा जी ने कहा, राघव, जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ, क्या पता दिव्या की हालत में अब सुधार हो, वो ठीक हो जाए। हाँ माँ, मैं अभी कॉल करता हूँ डॉक्टर मेहता को। राघव ने खुश होते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर मेहता को कॉल करके घर बुला लिया। विशाल जी जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ पवन हाथ छोड़कर सर झुकाए खड़ा था। वो विशाल जी को देखते ही उनके पांव पर गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामा जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कुछ गलत काम नहीं करूँगा। मामा जी, आप सब जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब और अकेले नहीं रह पाऊँगा। 3 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन अब आप सबकी बहुत याद आती है, मैं नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बाहर किसी की आवाज़ सुनकर बाकी सब भी बाहर आ चुके थे। नीतीश जी ने सख्त होकर कहा, किसको पता है पवन कि तुम आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। पहले किसी को पाने के लिए तुमने अपने भाई के साथ गलत किया, लेकिन तुम उसे पा नहीं सके, फिर घर से निकाले भी गए। क्या पता तुम्हारे अंदर अब बदले की भावना ने घर कर लिया हो, तुम बदला लेने के चक्कर में किसी को कोई नुकसान पहुंचा बैठे तो। पवन उठ खड़ा हुआ, नीतीश जी के आगे जाकर आंखों में आंसू लिए बोला, बड़े मामा जी, 3 साल आप सबसे अलग रहकर मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि फैमिली का महत्व क्या होता है। बहुत मुश्किल होता है अपनों के बिना रहना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कुछ भी बुरा नहीं करूँगा किसी के साथ भी। विशाल जी ने एक नज़र बुआ की तरफ देखकर कहा, देखो पवन, तुम हमारे ही घर के बच्चे हो, हमारी बहन के बेटे हो, और तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए ये हमें बर्दाश्त नहीं। हम अपनी बहन की वजह से तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। तुम यहीं रह सकते हो, लेकिन दोबारा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इस बार सीधे पुलिस बात करेगी तुमसे। मैं कसम खाकर कहता हूँ मामा जी, आगे से वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। विशाल जी ने आगे बढ़कर पवन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है अंदर जाओ,
कुछ ही देर में डॉक्टर मेहता राघव के घर पहुंच चुके थे। उन्होंने दिव्या को चेक करके कहा, मिस्टर राघव, ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है। जरूर किसी की दुआओं ने असर किया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनकी बॉडी अब रिएक्ट कर रही है। मतलब अगर एक और कोशिश की जाए तो हो सकता है कुछ दिनों में ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके, युवराज ने कहा। यार अर्जुन, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मतलब हमारे यहाँ पर आते ही इनकी बेटी की हालत में कुछ चेंजेस हुई। जब मैंने इस चौखट पे कदम रखा मुझे भी कुछ अलग एहसास हुआ। क्या हमें भी जाकर उनसे मिलना चाहिए? कह तो सही रहे हो, हमें ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे हम कैसे जा सकते हैं उनके रूम में? राघव ने डॉक्टर मेहता से कहा। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जल्दी से इसे खुद के पैरों पर खड़ा कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, डॉक्टर मेहता बोले। राघव, ये हमारा काम है, इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात ही नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे। राघव ने कॉल करके बाहर से 2 और डॉक्टर को बुला लिया। वो डॉक्टर मेहता को छोड़कर भागते हुए युवराज के पास आया और युवराज को गले लगाकर खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच युवराज, तुम बहुत लकी हो हमारे लिए। मंदिर के पास तुमने मेरी जान बचाई, और देखो ना, तुम्हारे कदम जैसे ही इस घर में पड़े, पहली बार दिव्या ने कुछ रिएक्ट किया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। अरे अरे राघव, मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान की कृपा है, और मैं दिल से दुआ करूँगा कि दिव्या जल्दी फिर से ठीक हो जाए। शोभा जी ने दिव्या के माथे पर उस फूल को छुआया जिसे युवराज ने उनकी पूजा की थाली में रखा था। तभी दिव्या के शरीर में एक अलग सी कंपन होने लगी। जैसे ही शोभा जी उस कमरे से निकली, दिव्या की आंखें हल्की सी खुल गई, लेकिन तुरंत ही बंद हो गई। शोभा जी ने कहा, माफ़ करना बेटा, दिव्या के देखने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। तुम लोग बैठो, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। कहकर शोभा जी हाथों में पकड़े हुए सामान को मंदिर में रखकर किचन में चली गई। पवन अपनी माँ के गले लगकर बोला, माँ, थैंक यू सो मच कि आपने मामा जी से बात कर ली और मुझे यहाँ वापस बुलाया। ये बस सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। माँ, बुआ ने कहा, बहुत तरस रही थी पवन तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बुआ जी, मैं पवन के लिए खाना लेकर आई हूँ। हाथ में खाना पकड़कर आती हुई प्रीति ने कहा, अरे प्रीति बहू, इसकी क्या ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद आ रही थी किचन में पवन के लिए खाना बनाने। प्रीति खाना पवन के सामने रखकर बोली, बुआ जी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मम्मी जी ने कहा है तो इसलिए मैं पवन के लिए खाना लेकर आ गई। उन्होंने कहा तो मैं उन्हें मना कैसे कर देती। इतना कहकर प्रीति चली गई। वो अपने रूम में आई तो देखा प्रशांत वंश के साथ खेल रहा था। क्या हुआ प्रीति, तुम परेशान हो क्या, या कुछ और बात है? प्रीति प्रशांत की तरफ रुक करके बोली, पता नहीं प्रशांत, लेकिन पवन पर मुझे विश्वास करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मतलब जब वो हाथ छोड़कर पापा जी के सामने खड़ा था तो आपने उसका चेहरा देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ यहाँ आने के लिए आंसू बहा रहा हो, उसे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। प्रीति सोफे पर बैठी थी, प्रशांत वंश को छोड़कर प्रीति के पास आया। उसने नीचे बैठकर प्रीति के चेहरे पर नज़र जमाकर कहा, प्रीति शायद तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। क्या पता 3 साल तक अकेले रहने के कारण उसे सच में एहसास हो गया हो कि और वो सच में बदल गया हो। लेकिन प्रशांत आप, प्रीति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रशांत ने उसकी बातों को बीच में ही काट कर कहा, प्रीति प्लीज़ शांत करो अपने दिमाग को और आराम से सोचो। उसे एक और मौका तो दे, क्या पता सच में बदल गया हो। देखती हूँ, लेकिन अगर युवराज को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? आप सबने ये बात भी सोची है कभी? प्रशांत चुप हो गया क्योंकि पवन को वापस बुलाने में पहले ये बात किसी ने भी नहीं सोची। युवराज और अर्जुन को राघव ने सोफे पर बैठा कर कहा, युवराज हो कुछ बताओ भाई, इस बार किस सिलसिले में दिल्ली आना हुआ तुम्हारा? क्योंकि अगली बार जब तुम यहाँ आए थे तो शायद तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली थी, फिर क्या हुआ, तुम इस बार अपने बीवी बच्चे के साथ आए हो? ये सुनकर युवराज का चेहरा सर्द पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा तो फिर अर्जुन बोला, दरअसल मिस्टर सक्सेना, शादी वाले दिन ही बहुत तमाशे हुए। इतनी गड़बड़ हुई युवराज की शादी में कि हम तुम्हें क्या बताएं। बहुत बुरा हुआ था उस दिन। जिस लड़की से शादी होने वाली थी, मंडप पहुंचने से पहले ही उसे किसी ने गायब कर लिया। 2 दिन बाद पता चला कि खाई में गिर जाने से उसका शरीर और ना ही कुछ और मिला। तब से लेकर अब तक ज़िंदगी में जैसे कोई खुशी भी आती है तो एक बार के लिए डर सा लगता है। राघव, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी हों तो। युवराज, कोई बात नहीं है राघव, वैसे भी तुम्हें जो कुछ भी पता नहीं था। तभी शोभा जी उनके लिए कॉफ़ी लेकर आई। उन्होंने सबको कॉफ़ी दी, फिर वापस से किचन में चली गई। 1 मिनट युवराज, शिप्रा का कॉल आ रहा है, कहकर अर्जुन वहाँ से थोड़ा साइड हो गया। युवराज मुस्कुराया और राघव से उनकी बातचीत जारी रही। अर्जुन बाहर निकल गया था। हाँ मैडम जी बोलिए, हमने आपको हमारे ही जैसे अर्जुन क्या थमा दिया, आप तो झट से हमें भूल ही गई। लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने वो टेडी देकर। तुमने कल आने के बाद से अभी कॉल किया है?
क्या मेरी तुझे भी फिक्र नहीं है तुम्हें? अच्छा, ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था, उस वक्त जब आप ये टेडी बियर ले रहे थे। अब मेरे पति ने खुद कहा है कि अगर वो नहीं हो तो मैं इससे बात करूं, तो वही करती हूँ जिससे उनकी याद कम आए। और वैसे भी मेरे पति से ये टेडी बियर ही ठीक है, चुपचाप मेरी हर बात सुन तो लेता है। अच्छा जी, मतलब आप पति को भूल जाओगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं अपने पति को भूल जाऊंगी। तो तुम याद भी तो नहीं करती? क्यों करूं मैं उन्हें याद? तो फिर तुम भुला दोगी? ऐसा मैंने तो नहीं कहा। अर्जुन अब चिढ़कर बोला। यार शिप्रा, ये क्या बोल रही हो? मैंने कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। पहले तुम घर लौट आओ, फिर सब आराम से समझा दूंगी, तुम्हारे पल्ले भी पड़ जाएगा। युवराज के बताने के बाद राघव ने कहा, युवराज जैसा तुम बता रहे हो तो धीरेन मैंने भी अंकल हैं, और जिसकी शादी में तुम आए हो उसकी बहन पूजा मेरी दोस्त है, तो फिर हमें भी उन्होंने इनवाइट किया है। दरअसल पूजा के दादाजी और मेरे दादाजी पक्के दोस्त थे, और मेरे पापा और पूजा के पापा पक्के दोस्त हैं। मैं और पूजा भी पक्के दोस्त हैं। कहकर युवराज और राघव जोरों से हंस पड़े। शोभा जी ने उनके लिए खाना लगा दिया। युवराज और अर्जुन होटल से बिना खाए ही निकल पड़े थे। वाह, क्या खुशबू आ रही है, अर्जुन अंदर आते हुए बोला तो युवराज ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अर्जुन शोभा जी के कहने पर युवराज के आगे से मुंह टेढ़ा करके आगे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। युवराज भी राघव के साथ बैठ गया। अच्छा हुआ आंटी जो आपने इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन इस युवराज ने तो होटल में कुछ खाने का मौका ही नहीं दिया। मैं बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन इसे जलनखोर को मेरी अच्छी नींद से भी जलन होती है। सोने भी नहीं दिया, पानी डालकर उठा दिया। तब तक मनीष जी भी लौट चुके थे। उन्हें पड़ोस का एक बच्चा अपने घर बुलाकर ले गया था। शोभा जी ने पूछा, बेटा तुम दोनों होटल में क्यों रुके हो? अर्जुन ने कहा, हाँ वो। राघव ने कहा, ये क्या युवराज, तुम होटल में ठहरे हो जबकि मैं यहाँ हूँ? हमारा इतना बड़ा घर है, तुम इसमें रह सकते हो। युवराज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, तभी मनीष ने कहा, बेटा अभी के अभी होटल रूम जाकर अपना सब सामान वापस लेकर आ जाओ। दोपहर में अनामिका जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो पवन को माफ़ कर दिया। पवन के घर लौटते ही आपने जीजी का चेहरा देखा, पवन को देखकर कितना खुश हो गई। धन्यवाद जो आपने हमारी बात का मान रखकर पवन के बारे में सोचा और उसे माफ़ कर दिया। विशाल जी ने गंभीर भाव से कहा, अनामिका मैंने उसे सिर्फ तुम्हारी बात मानकर और जीजी की हालत देखकर ही माफ़ किया है। अनामिका जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ क्योंकि आप जीजी को मानते हैं। उनकी आंखों में आंसू आपको भी अच्छे नहीं लगते, इसीलिए आपने पवन को भी माफ़ कर दिया। मैंने तो माफ़ कर दिया है अनामिका, लेकिन तुम अपने लाडले बेटे युवराज को क्या कहोगी? उसे कैसे मनाओगे कि वो पवन को माफ़ कर दे, जबकि युवराज आपका ही बेटा है और वो आपके ही उसूल और नक्शे कदम पर चलता है। अगर आपने माफ़ कर दिया है तो मुझे पूरा यकीन है अपने युवराज पर, वो भी पवन को माफ़ कर देगा, क्योंकि आप भी यही अच्छी तरह से जानते हैं कि पवन ने युवराज को सिर्फ बेहोश किया था, ना तो उसे और ना ही मीरा को श्रद्धा के बारे में कुछ पता है। अनामिका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मीरा और पवन एक साथ रहें? पति पत्नी तो हैं ही, इनके बीच प्यार भी हो जाए। अगर पवन बदल गया है तो? दोपहर में युवराज, अर्जुन और राघव मिलकर होटल जाने के लिए सक्सेना हाउस से बाहर निकल रहे थे। ना जाने क्यों, कैसे डोर, कैसा एहसास उसे कह रहा था कि वो जाकर ऊपर के कमरे में उस लड़की को देखा है। जाते वक्त उसकी निगाहें बार बार ऊपर के कमरे की तरफ ही उठ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ शक्ति उसके मन को, उसके ध्यान का उस ओर खींच रही है। अर्जुन ने उसे ना जाने कितनी बार पुकारा होगा, युवराज जल्दी आ, युवराज जल्दी चल, लेकिन वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। अर्जुन युवराज का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा भी खोल दिया युवराज के लिए। जैसे युवराज और अर्जुन बैठे, राघव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी होटल जाने के लिए। युवराज अपने होठों के पास उंगली फेरते हुए सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उस कमरे में मेरा कोई अपना हो, जबकि वहाँ तो दिव्या है। हाँ, यही नाम तो बताया था उन लोगों ने। क्यों मन में एक बेचैनी सी हो रही है। कौन है वो लड़की दिव्या? तीनों होटल पहुंचकर सामान लेने रूम में गए। इधर पवन अपने फ़ोन में किसी की तस्वीर देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कमरे में अनामिका जी आई। पवन के सर पर हल्की चोट लगी थी, शायद शराब पीकर कहीं गिर गया होगा। वो पवन के पास आकर बैठ गई, लेकिन पवन उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। शायद वो अपने किए हुए पर शर्मिंदा था या कुछ और बात थी। उसने नज़रें झुकाए हुए ही कहा, मामी जी, मैंने आपके बेटे के साथ बहुत गलत किया था, जिसकी वजह से आज सब मुझसे नाराज़ हैं। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कहाँ रहता था, क्या करता था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मैंने तो जो किया उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो आपको ही हुई होगी। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आपको ही होना चाहिए था मुझसे, और आप है मेरी फ़िक्र कर रही हैं। मुझे घर वापस लाने के लिए आपने मामा जी को भी मनाया। इतना प्यार क्यों लुटा रही हैं आप? देखो पवन बेटा,
जिंदगी में गलतियां किस इंसान से नहीं होती। गलती चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, गलती तो गलती ही है और हर वो शख्स से होती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें गलती का एहसास हुआ और पछतावा है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम युवराज से माफ़ी मांगो? ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक युवराज तुम्हें माफ़ नहीं कर देता, इस घर के लोग तुमसे शायद इसी तरह का बर्ताव करें। उन्होंने पवन को समझाते हुए कहा। पवन बोला, मैं भी यही चाहता हूँ मामी जी, युवराज से माफ़ी मांगना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे मांगूं। वैसे युवराज अभी है कहाँ? फिलहाल तो बेटा युवराज घर में है नहीं, वो दिल्ली गया हुआ है। तुम्हारे मामा जी के एक दोस्त हैं दिल्ली में, उन्हीं के बेटे की शादी अटेंड करने गया है अर्जुन के साथ। शायद 2-4 दिन में लौट आए। अनामिका जी के वहाँ से चली गई। पुआ वहाँ आई, वो पवन के लिए खाना लेकर आई थी। उन्होंने पवन को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, ये लो बेटा, खाना खा लो। यहाँ से दूर होने के बाद कहाँ तुमने कभी ढंग का खाना खाया होगा। पुआ ने अपने हाथों से उसे एक निवाला खिलाया। पवन ने कहा, माँ, अब गलतियाँ की थी तो फिर सज़ा भी तो मिलनी ही थी ना। मुझे पता था कि युवराज और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी उन दोनों के बीच आने की कोशिश की। युवराज को बेहोश करके उसकी जगह खुद ही दुल्हा बन गया ताकि श्रद्धा से शादी कर सकूं, उसे अपना बना सकूं। लेकिन वो तो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। मेरी और उस मीरा की वजह से श्रद्धा युवराज की भी नहीं हुई। वापस सक्सेना हाउस लौटते समय युवराज ने कहा, राघव, तुम अपने दादाजी को समझाओ ना कि वो जिद ना करें। ऐसे तुम्हारे यहाँ रहना मतलब सिर्फ 2 बार ही तो मिले हैं हम। पहले से युवराज तुम्हारा इतना बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर। तुमने अपना खून देकर मुझे मौत के मुंह से बचाया है, और अब घर में। राघव ने उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा कर कहा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है युवराज, मेरा एहसान है तुम पर, तो फिर मेरी बात मानकर ही वो एहसान चुका दो, बस सिंपल। रही बात दादाजी की, उन्होंने कहा है तुम्हें हमें घर में रहने के लिए, तो फिर मैं उनका कहना कैसे टाल सकता हूँ। वैसे भी वो बुढ़ाऊ बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं सुनता, तो फिर क्या खाक समझेगा। अर्जुन हंसने लगा। क्या 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 तुमने अपने दादाजी को बुढ़ाऊ? अरे राघव, उस बुढ़ाऊ, ओ सॉरी, यानी तुम्हारे बेचारे दादाजी को क्यों शामिल कर रहे हो बीच में? साफ साफ कहो ना, तुम चाहते हो कि हम सक्सेना हाउस में रहें। अरे वाह यार अर्जुन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, कितनी आसानी से मन की बात समझ गए। अर्जुन ने खुद पर इतराते हुए कहा, अरे राघव, मैं हूँ इंटेलिजेंट बंदा, यकीन ना हो तो युवराज से ही पूछ लो। राघव ने एक नज़र युवराज के ऊपर डाली जो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ था, और अर्जुन पीछे की सीट पर अकेले फुदक रहा था। युवराज ने कहा, हाँ, अर्जुन बहुत ही ज़्यादा समझदार है। लगता नहीं है कि समझदार है, लेकिन है, तभी तो ये अपना काम छोड़कर मेरे साथ यहाँ दिल्ली चला आया, ताकि मैं जब रोऊं खुद को संभाल ना पाऊँ तो ये मुझे संभाल ले। थैंक यू सो मच अर्जुन। क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से बोल। युवराज कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने आगे कहा, अब दोबारा से तुमने मुझे थैंक्स कहा ना तो मैं छोड़कर भाग जाऊँगा। थैंक्स कहकर क्यों मुझे पराया कर देते हो यार। युवराज ने कहा तो किसी और ने भी न था कि जब मैं लड़खड़ाऊँ तुम मुझे संभाल लेना, और जब तुम डगमगाओ तो मेरा हाथ थाम लेना। उसने वादा किया था मुझसे, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पाया। जब उसके पैर लड़खड़ाए तो मैं उसके हाथों को थाम ना सका। कितनी मोहब्बत थी उसके दिल में मेरे लिए। उसने मेरी जगह खुद मौत को गले लगाकर बता दिया। क्या हुआ युवराज, तुम ठीक तो हो ना? राघव ने पूछा। ठीक हूँ भी और नहीं भी। कितना दर्द होता है इस दिल में, फिर भी अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता है। जब वो लोग सक्सेना हाउस वापस सामान लेकर पहुंचे, मनीष जी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही वो युवराज की मदद करते हुए उसे अंदर लेकर आए। शोभा जी पहले से ही उनके लिए रूम साफ करवा चुकी थी, दिव्या के जस्ट बगल वाला रूम। पीछे से आ रहे राघव ने अर्जुन को रोकते हुए पूछा, अच्छा अर्जुन, ये युवराज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करता है? जब से श्रद्धा उसे छोड़कर गई है तब से लेकर युवराज ऐसे ही बात करता है। दूसरों के आगे मुस्कुराता है लेकिन खुश कभी नहीं होता। वो दोनों भी युवराज के पीछे गए। युवराज ने कमरे को देखकर कहा, अरे आंटी, इतना चमकाने की क्या ज़रूरत थी? हम तो बस 2 ही दिन रुकने वाले हैं, वैसे भी कल तो फंक्शन में जाना ही है। राघव, तो मेरे भाई, तुमको रोका किसने है? चले जाना। तभी राघव को कॉल आया। उसने स्क्रीन पर देखा तो पूजा नाम था। उसने मुस्कुराकर कॉल रिसीव करके कहा, हाँ पूजा बोलो, कैसे याद आई तुम्हें मेरी? कैसे आई ये मुझे नहीं पता, शायद ट्रेन से आई होगी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, कब आ रहे हो? अगर देर किए ना तो याद रखना, कभी भी बात नहीं करूँगी तुमसे। आ जाऊँगा यार, ऐसा मत बोलो, फंक्शन तो कल से स्टार्ट है ना। तो फिर तुम आज याद क्यों दिला रही हो? टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा, देख लेना। देखती हूँ। पुआ ने जब पवन के मुंह से ये बात सुनी तो कि वो अपनी गलती मान रहा है, वो हैरानी से उसे देखकर बोली, पवन, मुझे तेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मतलब तो सच में युवराज से माफ़ी मांगना चाहता है, या मैंने कुछ गलत सुन लिया तेरे मुँह से? हाँ माँ,
आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं वाकई में ये चाहता हूँ, कहकर पवन मुस्कुराया। वो बाहर जाने लगा तो हॉल में बैठे प्रशांत ने पूछा, अरे पवन, कहाँ जा रहे हो? पवन के चलते कदम अचानक से रुक गए। वो प्रशांत के पास आया, पंच को उठाकर बोला, कहीं नहीं भैया, वो बस ऐसे ही बाहर निकल रहा था, सोचा ताज़ी हवा में टहल कर आऊं। ओह ठीक है, जाओ। पवन चला जाता है। शिप्रा ने सुजीत जी के पास आकर कहा, पापा कैसी है आपकी तबीयत? आई होप कि आपको पहले से थोड़ी राहत मिली हो। बेटा, ये तबीयत शायद तुमसे दूर होकर हुई है। देखो ना, तुम्हारे यहाँ आते ही छू मंतर हो गई। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, अर्जुन को मिस कर रही हो ना? शिप्रा शर्माकर बोली, नहीं तो पापा, बस अभी कुछ देर पहले ही तो कॉल किया था उसके पास। सुजीत जी ने हंसते हुए कहा, ओह ऐसी बात है, चलो थोड़ा सा बाहर टहल कर आते हैं। हर्ष और साक्षी रास्ते पर गाड़ी रोककर खड़े थे। हाँ साक्षी, बोलो, तुमने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? और तुमने तो कहा था कि तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई है, लेकिन स्कूटी देखकर लगता तो नहीं है इसमें कोई खराबी होगी। तो फिर तुम खुद ही देख लो, मैं तुम्हें झूठ बोलकर क्यों बुलवाऊंगी? हर्ष मन में बोला, मैं जानता हूँ क्यों झूठ बोलोगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। साक्षी खुश होकर जैसे ही हर्ष की गाड़ी में बैठने के लिए बढ़ी, तभी दूसरी तरफ एक गाड़ी रुकी। दोनों ने जब देखा तो वह पवन था। दोनों ही उसे गुस्से से देख रहे थे। वो अपनी गाड़ी से उतरकर साक्षी के पास आया। क्या हुआ साक्षी, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कैसे हो हर्ष? साक्षी ने कहा, कोई कैसा भी हो उससे आपको क्या मतलब है, छोटी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवन ने आराम से कहा, मैं जानता हूँ गुड़िया कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा मुझ पर यह गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज़ है। मैं तो बस घर के लिए लौट रहा था, तुम्हें बीच रास्ते पर खड़ा देखा तो पूछ लिया। उसने हर्ष की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हर्ष प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हर्ष गुस्से में बोला, मुझसे माफ़ी मांगने से क्या कोई फ़ायदा है? जिसके साथ तुमने गलत किया था, जिससे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, वो तुम्हारे बीच है नहीं। साक्षी, तुम अपने भैया के साथ चली जाओ, मैं चलता हूँ, कहकर हर्ष वहाँ से चला गया। साक्षी भी गुस्से में पवन की गाड़ी में बैठ गई। पवन ने किसी को फ़ोन करके स्कूटी रिपेयर कराकर घर पहुँचाने को कहा। जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राघव ने कहा, जानते हो मैंने तुम दोनों को यहाँ रहने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि मैं समझता हूँ तुम्हारी कदम बहुत लगी है। इतने सालों में पहली बार दिव्या के शरीर में कोई हलचल हुई है, वो भी तुम्हारे इस घर में कदम रखते ही। तो हो ना तुम लकी, क्या पता आगे में बहुत फर्क पड़े। हर्ष जब घर पहुँचा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सुरभि उसके लिए पानी लेकर आई। उसने हर्ष को पानी देते हुए गुस्सा होने की वजह पूछी। क्या हुआ हर्ष, ऐसे गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम कोई बात हुई है क्या, या किसी से झगड़ा हो गया है आते वक्त? हर्ष एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, वो रास्ते में पवन मिल गया था। सुरभि ने घबरा कर कहा, कहीं आपने उस पवन के साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया? देखिए हर्ष, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। 3 साल बीत चुके हैं उस दिन को। अब तो राठौर परिवार के सदस्यों ने भी उसे माफ़ कर दिया होगा। हर्ष ने गुस्से से कहा, उन लोगों ने भले ही माफ़ कर दिया होगा भाभी, लेकिन मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस पवन और उस शातिर मीरा की वजह से मैंने अपनी दीदी को खो दिया। क्या हुआ हर्ष, क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच? रवि वहाँ पर आकर बैठते हुए बोला। हर्ष पर कुछ कहता कि तभी बाहर से जानकी जी आ गई। सब उन्हें देखकर चुप हो गए। नरेन वंदना के घर पहुंचा हुआ था। वंदना ने उससे युवराज के बारे में पूछा। नरेन ने कहा, दी क्या बताऊं भैया के बारे में। जब से श्रद्धा भाभी उनकी ज़िंदगी से गई हैं, उन्होंने तो जैसे खुद को पत्थर जैसा बना दिया है। हंसते भी हैं तो सिर्फ बाहर से, दिल से कभी मुस्कुराते ही नहीं। उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन सा दिखता है। वो किसी को दिखाते ही नहीं है, न बताते हैं, लेकिन आज भी श्रद्धा भाभी को बहुत याद करते हैं। रात रात भर मैंने उन्हें बंद कमरे में रोते हुए सुना है। श्रद्धा भाभी की तस्वीर को लेकर उससे घंटों बातें करते हुए सुना है। वंदना, इन 3 सालों में कितना कुछ बदल गया है। हमने भी कई रातें उसे याद किया है, लेकिन हम वहीं पर तो नहीं रह सकते ना। यही सोचकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन युवराज अभी भी वहीं पर रुका हुआ है। युवराज ने उदासी भरी आवाज़ में कहा, क्या बोल रहे हो राघव? लकी और मैं? अरे मैं तो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ, क्योंकि मेरा लक तो मेरे पास ही नहीं है। 3 साल पहले ही छोड़कर चली गई है। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब नाश्ता कर रहे थे युवराज के पास, विशाल जी ने कॉल किया। कॉल रिसीव करके युवराज थोड़ी दूर चला गया। हाँ पापा बोलिए। अरे तुम वहाँ पहुँचे क्यों नहीं हो? और तुम दोनों को हो कहाँ इस वक्त? पापा, एक तो आपने एक दिन पहले हमें यहाँ भेज दिया, तो फिर धीरेन अंकल के घर जाकर क्या करते, इसीलिए होटल में रुके थे। लेकिन वहाँ से भी हम अब राघव के घर पहुँच चुके हैं। बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे हम उनके यहाँ। विशाल जी, ठीक है, यही पूछ रहा था मैं। नीतीश जी ने नरेन को कॉल करके घर बुलाया। रीना जी, ये नरेन भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहता है। दिन में एक बार फिर दर्शन हो जाए उसके तो नसीब भी खुल जाए हमारे। विशाल जी, अरे भाभी, अब लड़का है, जवान हो गया है, यही तो उम्र है घूमने फिरने की।
अब नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा बताइए? जब मेरी और आपकी उम्र का हो जाएगा तब। सभी हंसने लगे ये सुनकर। शोभा जी आप ऊपर के कमरे में गई तो उन्होंने देखा जो उनसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने चिल्लाकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आवाज़ सुनकर सभी दौड़े हुए उस कमरे में पहुंचे, लेकिन युवराज और अर्जुन दरवाजे के पास ही ठहर गए। इससे दिव्या उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ माँ, आप चिल्लाई क्यों? दिव्या दिव्या ठीक तो है ना? जब राघव ने दिव्या को देखा तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिव्या देख रही थी, उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था। वो अपने आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। राघव खुश होकर बोला, दिव्या दिव्या मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए आखिरकार तुमने अपनी आंखें खोल ही ली। युवराज युवराज देखो ना, दिव्या देख रही है। मैंने कहा था ना तुम बहुत लकी हो, देखो। युवराज का नाम सुनते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। युवराज उसे देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। ओ, धड़कनें तो अब सबकी तेज रहेंगी अगला भाग आने तक।